हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपके मेरे चैनल आर के लर्निंग पर, जहाँ पर आज हम देखेंगे साइंस का सिलेबस। यहाँ पर हम आज साइंस के सिलेबस का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं। तो हमारे पहला चैप्टर का हम नाम को समझेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। फ्रेंड्स, यहाँ पे रासायनिक शब्द यहाँ का मतलब मैं आपको बताता हूँ। रासायनिक, जैसे फ्रेंड्स आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तत्व अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे हम कागज़ को फाड़ते हैं या फिर लकड़ी को काटते हैं, और जैसे हम पानी का बर्फ़ बनाते हैं और बर्फ़ को वापस पानी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आप आगे पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। फ्रेंड्स, रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है। फ्रेंड्स, इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे अगर हम कागज़ को जलाते हैं तो वो जल जाता है, राख हो जाता है मतलब, और अगर लकड़ी को भी जलाते हैं तो वो भी राख हो जाता है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही इसमें हम कुछ ऐसी अभिक्रिया जिसको हम करते तो है, लेकिन उसमें कुछ नया ही पदार्थ बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई ऐसा उदाहरण बताओ जो रासायनिक और भौतिक दोनों हो, तो सिर्फ आप उसका आंसर देना मोमबत्ती। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, मोमबत्ती के अंदर जो धागा होता है वो जल जाता है, लेकिन वो दोबारा वापस धागा नहीं बन सकता। और लेकिन जो वो मोमबत्ती होती है, अगर वो पिघल जाती है तो वो वापस मोमबत्ती भी बन सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। फ्रेंड्स, जब हम गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो वो दूध फट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक रासायनिक है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर लोहे के कील या कोई तसला कील होती है तो उसको अगर हम नमी के वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होता है, उस पर भूरी परत जम जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अंगूर का किण्वन हो जाता है, यानी अंगूर है ना जो वो पिचक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भोजन को पकाया जाता है। फ्रेंड्स, भोजन जैसे हम चावल को उबालते हैं और फिर चावल खाने लिए एक बन जाता है, तो फ्रेंड्स वो भी एक नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। फ्रेंड्स, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और फिर वो एक नया पदार्थ बनाता है। हम सांस लेते हैं। फ्रेंड्स, हम सांस लेते हैं और फिर दूसरी गैस छोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। इन्हीं सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति एवं पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। इसमें कुछ ना कुछ बदली है। पदार्थ के भौतिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने चैप्टर का पहला जो चैप्टर का हमारा पहले हेडलाइन थी रासायनिक अभिक्रिया, उसका मतलब हम जान चुके हैं कि हम जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें। फ्रेंड्स, ये क्रियाकलाप है, इसे आप पढ़िएगा और इसे हम बाद में
ये सब आप पे छोड़ देता हूँ मैं, ये सब आप पढ़िए। चलिए तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अब हम सीधा अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा मेन टॉपिक आ जाते हैं हम, रासायनिक समीकरण। फ्रेंड्स रासायनिक समीकरण अब हम पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन होता है तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। फ्रेंड्स इसमें बहुत लंबा वाक्य के रूप में जब हम लिखते हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना लंबा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है पूरी। अगर फ्रेंड्स वाक्य के रूप में हम इतना लंबा लिखना पड़ता है, और अगर हम इसे शब्द समीकरण में लिखते हैं तो कितना छोटा सा है। और जब हम इसको आगे देखते हैं, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। देखिए सर, देखिए ये कितनी सरल है फ्रेंड्स। ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। फ्रेंड्स ये जो इधर वाले होते हैं मतलब लेफ्ट हैंड साइड के, इसे हम अभिकारक बोलते हैं, और जब ये नया कुछ बनता है तो इसे हम उत्पाद बोलते हैं इधर वाले को। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं। अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी लेफ्ट हैंड साइड्स होते हैं इधर की साइड, उन्हें हम अभिकारक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इस अभिक्रिया से एक पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे हम उत्पाद कहते हैं। फ्रेंड्स जब नया कोई पदार्थ बनता है तो उसे हम उत्पाद बोलते हैं। जब इधर वाले यानी राइट हैंड साइड को कोई भी यहाँ पे तत्व होता है तो उसे हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आगे हम देखते हैं शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो तीर है इसको हम ऐसे दर्शाते हैं। अभिकारक के बीच प्लस का योग का मतलब चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर यानी LHS लिखा जाता है। फ्रेंड्स जो अभिकारक होते हैं उन्हें हम ऐसे योग का निशान लगाकर बाईं ओर लिखते हैं। इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें हम दाईं ओर लिखा जा सकता है। फ्रेंड्स इसी प्रकार हम है ना इधर दाईं तरफ भी यानी राइट हैंड साइड भी प्लस लगाकर लिख सकते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। फ्रेंड्स जो ये तीर है इसका सिरा उत्पाद की तरफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण लिखना। फ्रेंड्स रासायनिक समीकरण लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको तत्वों का याद होना चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ तत्व। देखिए तो फ्रेंड्स ये होते हैं ये हमारे सब तत्व हैं, तो ये सब आपको इनके प्रतीक याद होने चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे और इनके परमाणु क्रमांक भी। फ्रेंड्स जैसे पहले नंबर पे है हाइड्रोजन का प्रतीक है H। ऐसे ही इधर भी हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg। फ्रेंड्स ऐसा ही है, ये पीरियड टेबल आपको याद होनी चाहिए, ज़रूरी है। फ्रेंड्स इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ याद करने का। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इनको इस प्रकार याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट है, हम परमाणु क्रमांक लिखेंगे, इधर तत्व और इधर इनके प्रतीक। फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट पे है हाइड्रोजन, फिर इसके प्रतीक है H, हीलियम He, थर्ड पे लिथियम Li,
फोर्थ पे बेरिलियम Li, फिफ्थ पे बोरोन B। फ्रेंड्स इसी प्रकार आप ऐसे ही है, कम से कम इसमें आपको कम से कम 30-35 तो याद होने ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम, और फ्रेंड्स इनकी एक संयोजकता भी होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये कुछ तत्वों के संयोजकता मैं बताता हूँ। जैसे फ्रेंड्स ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का +2, कैल्शियम का +2, जिंक का +2, आयरन का +2, कॉपर का Cu+2। फ्रेंड्स ये ऐसे ही संयोजकता आपको नेट पे मिल जाएगी। और फ्रेंड्स ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मैं आपको एक PDF बनाकर भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा। जैसे कार्बोनेट का CO3 ऊपर 2। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अब हम आगे चैप्टर को चलिए तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? हाँ फ्रेंड्स, ये प्रतीक से हम इन्हें दर्शा सकते हैं। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स ये देखिए कितना उपयोगी है, इनको याद करना भी आसान है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए Mg+O2 MgO। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। तीर के निशान के बाईं और दाईं के तत्व के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर के तत्वों को परमाणु की संख्या समान है? फ्रेंड्स यहाँ पे परमाणु की संख्या समान नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान 2 है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये समीकरण संतुलित नहीं है। मैग्नीशियम का तो 1 ही है, यहाँ पे भी 1 नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो ऑक्सीजन है इसका 2 है और यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं है, 1 है। तो आगे देखते हैं, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु के जलने का ढांचा समीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम और पढ़ते हैं। फ्रेंड्स तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इसको संतुलित करना सिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको द्रव्यमान के संरक्षण के नियम स्मरण होगा, जिसमें आपको 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। फ्रेंड्स हमने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया होगा आपने। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों की कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। दूसरों शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो शब्द है कंकाली समीकरण, इस पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स पेपर में भी आ सकता है कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लिखना होगा कि जो समीकरण असंतुलित होता है उसे हम कंकाली समीकरण कह सकते हैं, या जिनका द्रव्यमान या परमाणु संख्या बराबर नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। फ्रेंड्स इसको अब मैं आपको संतुलित करना सिखाऊंगा। फ्रेंड्स ये पहले हम यहाँ पे ये एक उदाहरण है, इसको हमें संतुलित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा उदाहरण। फ्रेंड्स इसको हमें संतुलित करना है। तो फ्रेंड्स इसको संतुलित करना मैं बड़े आसान तरीके से आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितने तत्व हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो Zn यहाँ जिंक, एक हाइड्रोजन और एक सल्फेट।
ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखना है Zn पे कितने परमाणु संख्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे नहीं है कुछ भी, यहाँ पे भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये संतुलित है, क्या संतुलित है। अब हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है। फ्रेंड्स ये भी संतुलित है। फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं SO4 ये भी संतुलित है। तो फ्रेंड्स ये समीकरण संतुलित है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक और उदाहरण लिया है, इसको आपको संतुलित करना होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देखना क्या है, यहाँ पे कितने तत्व हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले तो आयरन को देखते हैं। आयरन पे फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ही नहीं है, यहाँ पे 3 है। तो फ्रेंड्स इसको हमें संतुलित करना होगा। तो फ्रेंड्स हम इधर की तरफ लिखेंगे LHS और यहाँ लिखेंगे RHS। तो फ्रेंड्स ये इधर के यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो राइट के इधर हम लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो आयरन का देखते हैं। आयरन पे इधर कितना है 1, इधर कितना है 3। ठीक है फ्रेंड्स, और हाइड्रोजन का कितना है 2, इधर कितना है 2। ऑक्सीजन का कितना है 1, यहाँ पे कितना है 4। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमें इसे संतुलित करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले करना क्या है, जिसकी संयोजकता जिसको सबसे ज़्यादा है उसको हम सबसे पहले करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिए ऑक्सीजन का है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो समीकरण लिखना है, इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना, आपको बस क्या करना है, यहाँ पे लिखना है Fe प्लस, यहाँ पे हम इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पे इसके आगे 4 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 4 नहीं लिख सकते हैं। हम इस समीकरण में कोई बदलाव नहीं कर सकते, हम इसके यहाँ पे बाहर लिखेंगे। यहाँ पे हम बाहर लिख देंगे 4H2O। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम वैसे के वैसे लिख देंगे Fe3O4 प्लस H2। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आयरन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप, हमने ऑक्सीजन तो संतुलित कर लिया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान चेंज हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 8 हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन पे 4 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे संतुलित हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स बचा क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम संतुलित कर देंगे। तो फ्रेंड्स क्या बात, यहाँ पे जैसे हमने 4 लिख दिया बाहर, ऐसे ही इसको संतुलित कर लेके लिए यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। तो ये हो गया 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये समीकरण है जो ये संतुलित हो चुका है। अब इसे अगर आपको एक बार चेक भी करना है तो हम ऐसे चेक करते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे इसका द्रव्यमान कितना है 3, यहाँ पे भी 3 है। हाइड्रोजन का कितना है 8, यहाँ पे भी 8 है। ऑक्सीजन का कितना है 4, यहाँ पे भी 4 है। तो फ्रेंड्स ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ। आगे फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे बुक में कितना लंबा दे रखा है। फ्रेंड्स मैंने आपको बड़े आसान तरीके से समझाया है, तो आप चाहो तो बुक में पढ़कर भी इसे पूरा समझ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने समीकरण संतुलित करा था वो फ्रेंड्स यहाँ पे ये रहा। हम यहाँ पे देखिए 3Fe
प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H4H2। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल सेम है, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। देखा फ्रेंड्स, तो ये हमारा समीकरण बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स अब आगे हम पढ़ते हैं भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण को हम अभिकारक तथा उत्पाद के भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो ये समीकरण लिखा है इसमें हमें कोई जानकारी नहीं कि फ्रेंड्स कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा द्रव अवस्था में है, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा ठोस अवस्था में है। तो इसलिए इनको ऐसे ज्ञात रखने के लिए हम इसमें एक चरण है वो भी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारक में उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्था को क्रमशः G यानी गैस, लिक्विड और यहाँ पे जो AQ है इसे हम जल में घोल लिखते हैं और जो ऐसे इसे हम ठोस लिखते हैं, से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब संतुलित समीकरण इस प्रकार का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये संतुलित समीकरण का बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आयरन ठोस, फ्रेंड्स यहाँ पे H2O यानी जल यानी गैस है ये फ्रेंड्स, ये गैस है और यहाँ पे ये ठोस है, यहाँ पे ये गैस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम अब पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। ये दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था का शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। जब तक कि आवश्यक ना हो हम इसे शामिल नहीं करते। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जा सकता है। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे कैसे तीर के निशान ऊपर लिख के दर्शा रखे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो हमारे क्वेश्चन है ये मैं अभी आप पे छोड़ देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको खुद ढूंढने हैं और फ्रेंड्स कोई सा आंसर अब आपको नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका आंसर उसके लिए अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे का हम पार्ट 2 में आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।